हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 7 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। और यदि आपने हमारे पिछले 6 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्यूरी किसकी इकाई है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है डी, रेडियो एक्टिविटी। ओके। दूसरा क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है वेबर। तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी के घूर्णन के कारण हवा नीचे की ओर क्यों झुकती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण ही पृथ्वी के जो घूर्णन है वो हवा की नीचे की ओर, पृथ्वी घूर्णन के कारण हवा नीचे की ओर झुकती है। तो वहाँ जो पृथ्वी का घूर्णन है उसके द्वारा कोरियोलिस बल लगता है, उसके कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है व्यावसायिक तरीके से बनाए गए कोयले से उत्पन्न ऊर्जा को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी, ऊष्मीय ऊर्जा। ओके। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश तरंगें हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो कौन से कारक प्रभावित होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डी, तरंग दैर्घ्य और वेग। ओके फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ओम का नियम लागू नहीं किया जा सकता। पहला है एसी परपथ, दूसरा है आदर्श सुचालक, और तीसरा यानी कि सी नंबर पर है अर्धचालक, और डी पर है बी और सी दोनों में। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो डी होगा, क्योंकि ये बी और सी को फॉलो करेगा, यानी कि आदर्श सुचालक और अर्धचालक में आपका जो ओम का नियम है वो लागू नहीं हो सकता। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 है डिलांग-पेटिट कानून कहता है कि, स्मॉल ए पे दिया है, ए पॉइंट पे दिया है किसी तत्व की ग्राम परमाणु ऊष्मा क्षमता स्थिर होती है। बी पे ब्रह्मांड की तापीय धारिता लगातार बढ़ती जा रही है, और सी उप परमाणु कण अक्सर बड़े पैमाने पर ऊर्जा समीकरण का उल्लंघन करते हैं, और डी ऑप्शन पर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए गुरुत्वाकर्षण तरंगें प्रमुख स्रोत हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो पहला ही होगा, यानी कि इसमें कैपिटल ए होगा ऑप्शन, कि किसी तत्व की ग्राम परमाणु ऊष्मा क्षमता स्थिर होती है। ओके। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो डिलांग-पेटिट जो कानून है वो ये कहता है कि एक तत्व की ग्राम परमाणु ऊष्मा स्थिर है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर अगर हम थोड़ा और अध्ययन करें तो ग्राम परमाणु ऊष्मा क्षमता यूनिट डिग्री द्वारा किसी तत्व के एक अणु का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। ओके। हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। खाली स्थान दिया है पदार्थ में मौजूद ऊर्जा उसकी स्थिति या विन्यास के आधार पर उसमें मौजूद है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी, स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि जो पोजीशन के कारण जो एनर्जी अमाउंट होती है वही तो कहलाती है पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ओके। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर है सोनार, खाली स्थान दिया है के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि सोनार किस सिद्धांत पर आधारित है, किसके सिद्धांत पर आधारित है हमको बताना है। तो पहला जो पॉइंट है वो इको है, दूसरा पॉइंट गूंज, और तीसरा पॉइंट प्रतिध्वनि, और चौथा पॉइंट इनमें से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा इको। इको ही इसका आंसर है। आई मीन radar and sonar are electronic devices that use the principle of an echo to detect and locate objects. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो चुका है कि सोनार इको के सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य है, यानी कि द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो, किसके द्वारा कहा गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो आपका होगा सी, यानी कि गॉस के नियम के द्वारा। गॉस के नियम के द्वारा ये बताया गया कि किसी भी बंद सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य है, इसे गॉस का नियम कहा जाता है। इस नियम को मुक्त चुंबकीय ध्रुवों की अनुपस्थिति भी कहा जाता है। ऐसा हम और इस पर याद कर सकते हैं एक्स्ट्रा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु संख्या का प्रतीक क्या है? तो परमाणु संख्या का जो प्रतीक है वो हमारा Z होता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, नमी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स आप इसके पहले पढ़ चुके हैं कि नमी को मापने के लिए एनेमोमीटर, हाइग्रोमीटर, थर्मोमीटर और पायर हेलियोमीटर, तो इनमें से आपका जो थर्मोमीटर और पायरो हेलियोमीटर तो हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं, ए और बी, यानी कि एनेमोमीटर और हाइग्रोमीटर। तो आपको शायद ध्यान आ गया होगा, इसका आंसर क्या होता है? हाइग्रोमीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस प्रकार का रिएक्टर है? उबलता पानी युक्त रिएक्टर, दबाव युक्त भारी जल रिएक्टर, दबाव युक्त जल रिएक्टर और अंतिम ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो सी है। सी क्यों है? सी इसलिए है क्योंकि कलपक्कम जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो दबाव युक्त जल रिएक्टर है। ओके, अगला क्वेश्चन है 14, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसको तैयार किसने किया, इसका डिस्कवरी किसने की, इसको बनाया किसने? तो ये सभी आंसर आते, इन सभी क्वेश्चनों का एक ही आंसर है और वो है इसका आंसर आपका ए, क्योंकि नॉल और रस्का ये दोनों ने मिलके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था, इसकी खोज की थी। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या है कि विद्युत विभव को किससे मापा जाता है? किस में मापा जाता है? वाट में, जूल में, जूल प्रति कूलम में या न्यूटन सेकंड में? तो आप जानते हैं कि V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है W/Q। तो W का हो जाएगा W का हो जाएगा जूल मात्रक और Q यानी कि आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। तो इसका आंसर C होगा फ्रेंड्स, जूल प्रति कूलम में। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, ऑप्टिकल फाइबर किस प्रक्रिया पर आधारित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो इसके लिए केवल एक ही बात की जाती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज अ फेनोमेनन विच ऑकर्स व्हेन अ propagating wave sticks a medium boundary at an angle larger than a particular critical angle with respect to the normal to the surface। okay friends, तो यहाँ पर हमने जाना कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है क्या आपकी ऑप्टिकल फाइबर, और हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं, बहुत अधिक ताप मापने के लिए कौन से तापमापी का प्रयोग करते हैं? आई मीन हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन से इक्विपमेंट उपयोग में लाते हैं? तो फ्रेंड्स इसका ये आंसर है वो बी होगा, यानी कि विद्युत ऊष्मा मापक। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है 18, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक है
वो आपका है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, क्योंकि F/A इसका होता है सूत्र। ओके, अब इसके बाद T बराबर F/A होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा लोचदार है? तो फ्रेंड्स जो इसका आंसर है वो होगा सी, स्टील। लोचदार से अर्थ है यहाँ पे प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता आपको मालूम है कि इन सभी में स्टील की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होगी, इसलिए स्पष्ट आप जान लें कि जिस पदार्थ की प्रत्यास्थता अधिक होती है उतनी ही उसमें अधिक लोच होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति वैद्युत चुंबकीय नहीं है? कैथोड किरणों की, एक्स किरणों की, गामा किरणों की या फिर अवरक्त किरणों की? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा आपका कैथोड किरणों की। कैथोड किरणों की प्रकृति वैद्युत चुंबकीय नहीं होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपका होगा, बताइए, आप सोचिए, इसका आंसर बहुत इजी आंसर है। इसका आंसर होगा वी, पारा। ओके, एल्कोहल तो हो नहीं सकता है, ईथर नहीं हो सकता, पानी कभी नहीं हो सकता, तो पारा एक सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम धातुओं में यदि विद्युत चालन की बात करें तो विद्युत चालकता के लिए चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है विद्युत के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अस्केरियन प्रभाव का संबंध विज्ञान के किस कार्यात्मक क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो होगा वी, फिजिक्स। फिजिक्स का एक टॉपिक होता है, ये एक पार्ट्स कह सकते हैं इसको, अध्ययन का, अस्केरियन प्रभाव। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम इसके बारे में अगर विस्तार जाने तो यह बहुत ही संबंधित है। और ये क्या होता है? अस्केरियन प्रभाव एक सामूहिक आवेश के साथ घने माध्यम में उच्च ऊर्जा कैच से सुसंगत विद्युत चुंबकीय विकिरण का वर्णन करता है, इसके बारे में बताता है। इसके बारे में आपके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज थी। हम क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। माध्यम का ताप बढ़ने पर माध्यम में प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप बता सकते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए, यानी कि बढ़ेगी। माध्यम का ताप बढ़ाएंगे तो प्रकाश की जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। आई मीन मीडियम का टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो आपका जो लाइट का स्पीड है वो इंक्रीज होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात कर रहे हैं। सूर्य खालिस्तान दिया है के माध्यम से पृथ्वी को गर्म करता है, यानी कि सूर्य किसके माध्यम से पृथ्वी को गर्म करता है? ये तो आप बता चुका हूँ मैं, आपको अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसका आंसर होगा वी, विकिरण। क्वेश्चन नंबर 25, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के उसके भार के कितने कितने में भाग के बराबर होता है? तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि चंद्रमा पर कोई वस्तु, अगर हम किसी वस्तु का वेट करते हैं तो पृथ्वी की अपेक्षा वो कितने गुना होगा? तो फ्रेंड्स बता दें हम आपको कि चंद्रमा पर जब हम किसी वस्तु का वेट करते हैं तो वो पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 यानी कि 1/6 वह भाग होता है। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि आप यूँ समझ लीजिए कि यदि आप पृथ्वी पर 60 किलो के हैं और आप यदि चंद्रमा पर जाके अपना वेट करोगे तो आपको उसमें 6 का भाग लगा के, यानी कि कितना, 10 का भाग लगाएंगे तो आप 6 kg आपका वहाँ पर वजन होगा। यदि आप यहाँ 60 किलो के हैं तो वहाँ आपका वजन कितना होगा? मैं गलत बोल गया, 6 का भाग लगाएंगे तो 60 में लगाएंगे तो 10 kg आएगा। आपको ऑलरेडी स्पष्ट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर रहे हैं। लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थात यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन का मतलब यह है कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित है। ये जो कार्य करता है, हम आपको बता दें अलग से पहले, आंसर के पहले, कि जो लैक्टोमीटर उपकरण है इसके द्वारा दूध की शुद्धता को हम मेजर करते हैं, स्पष्ट करते हैं। और यहाँ पर ये पूछा गया है कि लैक्टोमीटर का सिद्धांत वो क्या है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपका आंसर होगा सापेक्षता का सिद्धांत तो हो नहीं सकता, सी,
इसलिए इसका आंसर आपका ए होगा, आर्किमिडीज, क्योंकि यहाँ पर वो तैरने का नियम लागू होता है उसमें, और ये तैरने का जो नियम है वो हमारे आर्किमिडीज ने ही बताया था। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद बात कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग मुख्य रूप से निम्न में से किस में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा संचार। ओके, संचार होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा आपका ए, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। अगला आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यह है कि एक वेग समय ग्राफ का वक्र अपने और समय के बीच समाहित होता है, उसके तहत क्षेत्र को क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा आपका बी, विस्थापन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जब एक उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता है तो इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र जो बल है वो क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण, प्रत्यास्थ बल, घर्षण और ईंधन चालित। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है वो बी होगा, गुरुत्वाकर्षण। तो आज आपने 30 क्वेश्चनों का अध्ययन किया। अब मिलते हैं अगले पार्ट नंबर 8 में। थैंक यू वेरी मच।